रूस यूक्रेन विवाद जो दो देशों के बीच युद्ध से शुरू होकर आज समस्त विश्व के लिए चिंता का विषय बन गया है। रूस यूक्रेन विवाद को समझने से पहले हमें दो चीज़ों को समझना होगा, एक नाटो और दूसरा क्रीमिया। नाटो को समझने के लिए हमें जाना होगा द्वितीय विश्व युद्ध तक। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जहां रूस और अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश उभर के आए, वहीं ऐसे कई देश बने जो काफ़ी कमज़ोर थे सैनिक तौर पर। इन देशों की संख्या सर्वाधिक यूरोप में थी तथा यूरोप में इन सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया जिसे नाटो नाम दिया गया। 4 अप्रैल 1949 को इस संगठन का निर्माण होता है और इस पर एक संधि की जाती है जिसमें यह कहा गया कि यदि हम पर कोई देश हमला करता है तो हम सारे देश मिलकर उस पर हमला करेंगे। इसमें अमेरिका भी शामिल होता है। नाटो के निर्माण के बाद दूसरी घटना घटित होती है 1991 में, जब संपूर्ण रूस का विभाजन होता है या सोवियत संघ का विभाजन होता है। तब एक देश बनता है यूक्रेन और ऐसे ही 15 देशों का निर्माण होता है। यूक्रेन का एक दक्षिणी भाग 1997 में यूक्रेन से अलग होता है और वह 2002 में नाटो से मिलने की जिद करता है, परंतु रूस द्वारा समझाए जाने पर भी वह नहीं मानता है। तो फिर रूस क्रीमिया को सैन्य शक्ति की धमकी देता है और वहाँ की सरकार रूस की सैन्य धमकी से डर जाती है और वह नाटो के साथ मिलने की जिद को छोड़ देती है। परंतु 2013 में जब वहाँ क्रीमिया की जनता को ये पता चलता है कि वहाँ की सरकार रूस से अपनी पार्टी के लिए फंडिंग लेती है और इसके लिए वह क्रीमिया को नाटो का सदस्य नहीं बनने दे रही, तो वहाँ पर एक जन आंदोलन होता है तथा क्रीमिया के लोग सड़कों पर उतर आते हैं और वहाँ की सरकार को गिरा देते हैं तथा 2014 में फिर नई सरकार बनती है जो क्रीमिया को नाटो का सदस्य बनाने का दावा करती है। परंतु जैसे ही इसका पता रूस को चलता है तो रूस 27 फरवरी को अपनी सेनाएं 27 फरवरी को क्रीमिया में उतार देता है और क्रीमिया पर संपूर्ण कब्जा कर लेता है। 27 फरवरी को क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद 6 मार्च को रूस वहाँ पर एक जनमत संग्रह कराता है जिसमें वह दावा करता है कि क्रीमिया की 87% जनता ने इस जनमत संग्रह में अपना मत दिया और 97% जनता ये चाहती है कि वह रूस के साथ मिले। परंतु इंटरनेशनल लेवल पर रूस की इस काम के लिए निंदा की जाती है क्योंकि कहीं खुफिया एजेंसियां ये दावा करती है कि रूस ने क्रीमिया में कोई जनमत संग्रह नहीं कराया बल्कि मनमाने तरीके से उस पर अधिकार कर लिया। रूस यूक्रेन विवाद भी कुछ रूस क्रीमिया विवाद की तरह ही नाटो के कारण हुआ है। आइए समझते हैं रूस किसी भी अपने पड़ोसी देश को नाटो के साथ मिलने की स्वतंत्रता क्यों नहीं देता, विशेषकर जो उससे लगे हुए हैं। इसका एक कारण है जो ट्रीटी नाटो देश अपने साथ मिले हुए देशों के साथ करते हैं कि एक दूसरे के देश में अपनी सेनाएं आ जा सकती है। इससे रूस के पास क्रीमिया है और क्रीमिया पर अधिकार कर लिया गया था, परंतु रूस अब यूक्रेन पर भी अधिकार कर सकता है क्योंकि रूस ये कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोसी देशों में अमेरिकी सैनिक आए। दूसरा कारण ये है कि रूस को केवल समुद्र में जाने के लिए एक ही मार्ग है ब्लैक सागर से, जो कि क्रीमिया के नीचे था और अब यूक्रेन के नीचे है। और यदि यूक्रेन नाटो का सदस्य बनता है तो वह समुद्री कानून के अनुसार ब्लैक सी के कुछ भाग पर अपना अधिकार मांगेगा और स्वतंत्र देश होने के नाते यूक्रेन को यह अधिकार दुनिया रूस से दिलवाएगी। लेकिन रूस ये कभी नहीं चाहेगा क्योंकि यदि ब्लैक सागर का रास्ता रुकता है तो रूस दुनिया में व्यापार नहीं कर पाएगा, क्योंकि रूस यदि किसी भी महाद्वीप में अपना व्यापार चाहता है तो उसका ब्लैक सागर पर कब्जा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ब्लैक सागर के द्वारा रूस अपने सामानों को भूमध्य सागर में लाता है तथा स्वेज नहर के द्वारा वह इस सामान को लाल सागर में और लाल सागर से होते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे अनेक महाद्वीपों में पहुंचा देता है। जैसा कि आपने देखा कि रसिया क्यों अपने पड़ोसी देशों को नाटो का सदस्य बनने नहीं देना चाहता, और यही कारण है कि यूक्रेन और रसिया के बीच का विवाद भी नाटो ही है। अगर
रसिया को कोई अमेरिका या यूक्रेन ये लिख कर दे दे कि नाटो का सदस्य यूक्रेन को कभी नहीं बनाया जाएगा, तो रसिया ये दावा कर रहा है कि वह इस वार को समाप्त कर देगा। लेकिन नाटो और ना ही अमेरिका ये चाह रही है कि यूक्रेन का विनाश रुके, क्योंकि आने वाले समय में यूक्रेन को हथियार नाटो और अमेरिका जैसे देश ही बेचेंगे और वह अपनी दुकान बचाने के लिए इस युद्ध को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। परंतु रसिया संपूर्ण यूक्रेन पर अधिकार नहीं करेगा शायद, क्योंकि वह इसे विभाजित कर ऐसी सरकारें बनाएगा वहाँ पर जो रूस के हिसाब से चले और नाटो की जिद को छोड़ दे। लेकिन देखते हैं आने वाले समय में रसिया क्या फैसला लेता है, क्योंकि ये युद्ध निसंदेह रसिया जीतेगा। थोड़ा समझते हैं कि भारत की इस युद्ध में क्या भूमिका हो सकती है। फिलहाल भारत न्यूट्रल है और वह ना तो यूक्रेन के साथ है और ना रसिया के साथ। यह कहीं ना कहीं ठीक भी है, क्योंकि यदि भारत रसिया के साथ होता है तो अमेरिका से दुश्मनी होगी, और यदि वह यूक्रेन के साथ होता है तो रसिया से दुश्मनी होगी। और ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि भारत को आज विश्व में इन दोनों देशों की ज़रूरत है। यदि बात की जाए भारत यूक्रेन की तरफ होता है तो भारत उस दोस्त से दुश्मनी मोल लेगा जिसने हमेशा भारत का साथ दिया हो, चाहे 71 हो, चाहे कारगिल हो, चाहे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बात हो, या फिर पाकिस्तान का विरोध हो, या कश्मीर का मुद्दा हो। लेकिन यदि भारत रूस की तरफ होता है तो ये सीधी सीधी अमेरिका से दुश्मनी होगी। और फिलहाल अभी जो बाइडेन के आने के बाद से भारत और अमेरिका के संबंध काफ़ी बिगड़े हुए हैं, तो भारत नहीं चाहेगा कि ये संबंध और बिगड़े, क्योंकि भारत को आज अमेरिका की बहुत ज़रूरत है। दक्षिणी चीन सागर में बढ़ रहे चाइना के साम्राज्य को रोकने के लिए क्वाड ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है, और क्वाड ग्रुप अगर शक्तिशाली है तो वो अमेरिका की वजह से है। यदि क्वाड ग्रुप से अमेरिका खुद को अलग कर लेगा तो दक्षिणी चीन सागर में चीन को कोई नहीं रोक सकेगा, और चीन की अर्थव्यवस्था इतनी डेवलप हो जाएगी कि वे भारत को कभी भी युद्ध में हरा सकता है। इसलिए भारत को अभी अपने पंचशील सिद्धांतों पर ही रहना चाहिए और किसी भी युद्ध में किसी भी तरफ अपना पक्ष नहीं रखना चाहिए। और भारत अभी इसी प्लान के साथ आगे बढ़ रहा है। देखते हैं आगे क्या होता है रसिया और यूक्रेन वार में। लेकिन इस युद्ध का एक कारण अमेरिका है, क्योंकि अमेरिका हर साल एक ऐसी कोई ना कोई घटना घटित कर देता है जिससे उसके हथियारों की दुकान अच्छी तरह चल सके। और आज के समय में उसने अपनी एक चाल यूक्रेन के साथ खेली है। यूक्रेन की कभी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे रसिया के खिलाफ जाकर नाटो का सदस्य बनना चाहे,